रिजर्वेशन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे आए दिन लोग आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे ये बहस जो है वो और ज्यादा तेज हो जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटस देखकर रिजर्वेशन देना चाहिए और ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये हटा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 70 सालों से बैकवर्ड लोगों का स्टेटस नहीं सुधरा है तो इसका मतलब है कि ये जो टूल है ये काम का नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें क्यों मिले। सब अपने हिसाब से अपना अपना मन बनाकर इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुल मिलाकर जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो इसके सपोर्ट में बात करता है और जिसको नहीं मिलता है वो ज्यादातर इसके अगेंस्ट में बात करता है। अब अपने आसपास नोटिस करोगे तो आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ डेटा डिस्कस करना जरूरी है ताकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझने में आसानी हो। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ एससी हैं और 10 करोड़ एसटी हैं। यानी कि एससी की पॉपुलेशन 16.63% है टोटल पॉपुलेशन का और एसटी की पॉपुलेशन 8.61% है। और मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी जो है उनकी टोटल पॉपुलेशन है 52%। तो ऊपर ऊपर से जो अवेलेबल डेटा है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास है और जो बाकी बचे 25% है वो जनरल कास्ट के हैं। वहीं इस पॉपुलेशन में रिजर्वेशन की बात करें तो एससी की पॉपुलेशन 16.63% है, उनको 15% रिजर्वेशन मिला है। वहीं अगर हम एसटीज की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन 8.61% है और उनको 7.5% रिजर्वेशन मिला है। जबकि ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है, उनको 27% रिजर्वेशन मिला है। तो अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास में से 50% को रिजर्वेशन मिला हुआ है। सबसे ज्यादा डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। अब जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल है और इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ ना। तो एक ऐसा टूल जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में दो बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा है जो चल नहीं सकता है उसको गोदी में ले लेते हैं और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। यहाँ पर ये तो नहीं कहा जाता है कि दोनों के लिए सेम रूल्स होंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। अब ऐसे अगर घर में दो भाई हैं और अगर किसी भी वजह से एक भाई की हेल्थ वीक है, उसको डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको अच्छी खुराक की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि घर में तो इतना ही राशन आता है, सब में बराबर बटेगा, इक्वालिटी होगी, या फिर जिस भाई को अच्छी खुराक की जरूरत है उसको ज्यादा खुराक दी जाएगी। ऑब्वियसली बीमार वाले को ज्यादा खुराक दी जाएगी। घर की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि हम घर में भी किसी को कम किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये प्रायोरिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही होता है जिसकी वजह से इक्वालिटी आती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है। किसी फादर के 3 बेटे हैं और वो इन तीनों बेटों में से किसी एक को भी अगर इग्नोर करना शुरू कर दे, आप देखोगे कि वो लेफ्ट आउट भाई आगे चल के घर वालों के अगेंस्ट हो जाता है, भाइयों के अगेंस्ट हो जाता है, वो उस घर के लिए डेंजरस हो जाता है। इसीलिए एक अक्लमंद फादर कभी भी अपने बेटों में फर्क नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से चीजें मैनेज करके सबको साथ लेकर चलता है। ऐसे ही अगर कोई कंट्री है और उसमें किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के एग्जाम्पल हमने देखा है कि वहां पे कैसे लोग नक्सलाइट्स बन गए हैं। आज हम भले ही रिजर्वेशन की बात करते हैं लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों सालों से था। वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि इंडिया की रोड्स तक पे 100% रिजर्वेशन था। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पर थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सके ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जानवरों से दूध लिया जा रहा है, उनको दूध पिलाया जा रहा है, चींटियों को आटा खिलाया जा रहा है, लेकिन इंसान को छूना अलाउड नहीं है। और जब छूना अलाउड नहीं था तो वो ना तो पढ़ सके और ना ही उनको नौकरियां मिल सकी।
और इसी वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम होती गई। जनरेशन बाय जनरेशन यही चलता रहा। लेकिन इस चीज को बिना समझे लोग बड़ी ही आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम केपेबल होते हैं। कुछ लोग तो आम भाषा में बोल देते हैं कि जीन स्ट्रांग होते हैं अपर क्लास वालों के। आपने अपने आसपास बातों बातों में सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आप लगते नहीं हो एससी एसटी कास्ट के, या फिर ये कहते हुए सुना होगा कि भाई हम पक्के राजपूत हैं। ये बातें बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये दिखाती हैं कि हम अंदर सोचते क्या हैं। जबकि असल बात यह है कि बैकवर्ड क्लास से हजारों साल तक अपॉर्चुनिटीज छीनी गई हैं। इस वजह से वो हमारी बराबरी पर आकर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पर उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया है, उसकी दो दो तीन तीन ट्यूशन लगा दी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जा रहे हैं, सही टाइम पर उसको लैपटॉप मिल रहा है, वो अच्छे से लैपटॉप भी चलाना जानता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवा दिया है, घर पे पैसे भी नहीं है इसीलिए उसको भी काम पे जाना पड़ता है, आसपास का माहौल भी सही नहीं है, उसने लैपटॉप तो देखा तक नहीं है। तो इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगी तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़ेगा। और फिर ये साइकिल बन जाता है और ये यही खत्म नहीं होता। सेम चीज इनके बच्चों के साथ भी होगी। जो सक्सेसफुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेसफुल होगा और जो अनसक्सेसफुल है उसका खानदान उसी नेवर एंडिंग लूप में फंसा रहेगा। आजकल का ट्रेंड है कि जब भी किसी बच्चे को रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये देखो ये एससी एसटी कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, उसके बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। उनको हर एक चीज समझानी बहुत ही जरूरी है, वरना सोसाइटी की वो जो एक गलत अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर लोग आपस में लड़ते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी। एससी एसटी कितने पीछे हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि भले ही एजुकेशन में रिजर्वेशन हो, नौकरियों में रिजर्वेशन हो, लेकिन उसके बाद भी रिजर्वेशन की सीट लेने के लिए भी मिनिमम जो चीजें चाहिए वो तक उनके पास नहीं है। बैकवर्ड क्लास के पास एक गांव से निकलकर उस सीट को लेना ही अपने आप में एक टास्क है। आप देखते हो कि एससी एसटी की काफी जगह ऐसी सीट्स हैं जहां पर वो खाली ही पड़ी रहती हैं। 2020 के डेटा में तो ये था कि 42,000 सीट्स जो थी वो खाली थी। एससी एसटी और ओबीसी का हाल इतना खराब है कि उस मिली हुई सीट को लेने के लिए जो एक बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो तक नहीं है उनके पास। हजार लोग हजार सीट के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें से 20 से 25 सीट्स जो होती हैं वो बैकवर्ड क्लास को मिल जाती हैं। जितने लोगों का नहीं होता है सिलेक्शन, सब मिलकर सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के सामने जितने लोगों को सीट मिली है इनको जलील करते हैं। ये सवाल खुद से कोई नहीं पूछता है कि जो 1000 में से 975 का सिलेक्शन हो गया वो तो जर्नल के थे ना, उनमें से तुम एक क्यों नहीं हो? कौन सी कमी है तुम्हारे पास रिसोर्सेज की? ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी कम्युनिटी को एक सोसाइटी से कट ऑफ करना बहुत ही पेनफुल होता है। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से डिफरेंस खत्म हो सकता है। भले ही स्लो तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। कहना बहुत ही आसान होता है कि ये क्या तरीका है, इलेक्शन में दोनों सीट पर सिर्फ बैकवर्ड क्लास को ही अलाउड कर रखा है। लेकिन असल में बात यह है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बैकवर्ड क्लास नहीं जीत पाएगा। डरा के धमका के पैसों के जोर पर वो नहीं जीत पाएगा। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। इसमें से ज्यादातर लोग जो बिलीव करते हैं वो ये कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए, और मुझे भी काफी टाइम तक यही लगता था जब तक मुझे ये डिटेल्स नहीं पता थी। रिजर्वेशन को कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया था कि ओवरऑल इंडिया में फाइनेंशियली लोग इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ है। आप एग्जाम वगैरह में भी अगर जाओगे तो वहां देखोगे कि रिजर्वेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड है वो यूज होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लास पे अत्याचार हुआ है और जो भेदभाव हुआ है उसको हटाया जा सके। आप किसी को भी पैसा देकर भले अमीर बना दो, लेकिन उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी अमीर हो जाए तो उसके साथ उसकी कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं होगा। अगर गरीबी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा वगैरह ये सारी चीजें हैं।
बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं। सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की और मदद कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बढ़ा सकती है। गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी वेलफेयर प्लान स्ट्रांग होने चाहिए। रिजर्वेशन लाने के पीछे बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो बैकवर्ड क्लास है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। आपको ये भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया है, तो हम क्यों। लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हैं, लेकिन वही सेम लोग ईडब्ल्यूएस की बात पर चुप रहते हैं। क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर जब लोग बहस करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पर नहीं करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल बेसिस पर रिजर्वेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिर्फ एक सर्टिफिकेट से ये पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किसकी इनकम सच में कम है। इनकम सर्टिफिकेट फेक बनवाना इजी है एज कंपेयर टू द कास्ट सर्टिफिकेट। एक कहावत भी है कि जाति कभी नहीं जाती। कोई भी अपर कास्ट अपनी कास्ट नीचे नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि सोसाइटी में बैकवर्ड कहलाने पर कितना भेदभाव होता है। और इसके साथ साथ लोग परिवार के दादा परदादा को भी जानते हैं। जो अगल बगल रहते हैं तो वहां दिक्कतें भी आ जाती हैं। हमारे देश में रिलीजन चेंज करना फिर भी आसान है, लेकिन कास्ट चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाला बन के नहीं घूमना चाहता, क्योंकि उसको पता है नौकरी तो भले ही मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी भेदभाव होगा उसके साथ। इसीलिए कास्ट सिस्टम अभी भी रिलेवेंट है। अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। चाहे एससी हो या फिर एसटी हो या फिर जर्नल हो, सब एक लेवल पर आ चुके हैं। और अक्सर कुछ आईएएस पीसीएस का एग्जाम्पल देकर ये बात की जाती है। आप एक काम करिएगा, आप जहां भी रहते हैं वहां पर अपने घर से बाहर जाकर जो सफाई करने वाले हैं या फिर जो छोटे वर्कर्स हैं, रैंडमली उनके पास जाइएगा और 10-12 लोगों से उनकी कास्ट पूछ लीजिएगा। कोई भी सिंघानिया, ओबरॉय, सूर्यवंशी, ये सब कास्ट आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और उस दिन आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। होता क्या है ना कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज के मॉल में चक्कर लगाकर चाय की दुकान में डिस्कशन करने में ये बहुत ही आसान लगता है कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग है। आज भी आप देखोगे कि अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है, जमीन हो या फिर ओनरशिप हो या कुछ और हो, हर चीज में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उनकी ही है। ये सोशल इशू की जगह एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनती जा रही है। अगर कोई भी नेता किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लेके आ जाता है, तो उस नेता की आने वाली पीढ़ियों तक को उस कम्युनिटी से वोट मिलेगा। वहीं अगर कोई नेता डेवलपमेंट वाला रास्ता चुनता है तो ये रास्ता थोड़ा लंबा होता है और बोरिंग रास्ता होता है। वहीं अगर कोई नेता किसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन हटवा देता है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी तक को उस कम्युनिटी से वोट नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि हमारे देश की हिस्ट्री में आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि वो रिजर्वेशन को हटा सके। और हर बड़ा नेता कैसे ना कैसे करके अपने वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन लेके आया है। और इस पूरे सर्कस के चक्कर में एक्चुअल में जिसको रिजर्वेशन की जरूरत थी, उसको नहीं मिला है। रिजर्वेशन को लेकर हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, और उसी पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं, ताकि लोग आपस में उलझे रहें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर आपको रियल आइडियोलॉजी देखनी है, तो उसके जो छोटे नेता क्या नैरेटिव चला रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्टी नैरेटिव क्या चला रही है। क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं वो एक सेट पैटर्न में जो रिक्वायर्ड होता है बस वही बोलते हैं। आप एक चीज और नोटिस करोगे कि 1932 से आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया है। एससी एसटी के केस में मजबूरी थी लोगों के सामने लाया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके प्रावधान है। लेकिन बाकी किसी भी कास्ट का जो सेंसस है वो लोगों के सामने नहीं लाया गया है। सालों से ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसने उस डेटा को रिलीज ही नहीं किया है। अब ऐसा क्यों किया है वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल एट लास्ट मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी आदमी अपनी कास्ट से बड़ा नहीं होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठ के कोई भी आदमी अपने आप को छोटा ना फील करे। आप सभी की क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।